Hello students, as decided, let's talk about terms of accounting part 2. In the previous class, I have informed you about terms of accounting part 1. Let's begin with the second part. A sum up before we begin. We already know what we mean by business, owner, entity, capital, drawing, goods, sale purchase, sales return, purchase return, debtor, creditor, trade receivable and trade payable. These all are the points which we have discussed in our previous lecture class. Now today we will learn about the points given here. Those are transaction, voucher, entry, books of account, assets, liabilities, revenue, expenses, expenditure, profit loss, bad debt and discount. These are the topics we are going to cover in this lecture. Let's begin with transaction. As you can see, when you do the work of business, there are so many things which you are doing on regular basis. You will be collecting cash from somebody, you will be paying cash to somebody. So जब आप अपना बिजनेस करेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज होगी जो दिन भर में आप करेंगे. इन सारी एक्टिविटीज में से ऐसी इकोनॉमिक इवेंट जो दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच हो, प्लस जो मनी में मेजर कर सकते हो, उनको आप ट्रांजैक्शन बोलेंगे. ठीक है. ट्रांजैक्शन के एग्जांपल है सेल, परचेस, रिसिप्ट, पेमेंट. ऐसे भी इकोनॉमिक इवेंट हो सकते हैं जो कि ट्रांजैक्शन ना हो. तो ट्रांजैक्शन से सिंपल सी मीनिंग है, दो या दो से ज्यादा एंटिटीज होने चाहिए, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए. सेल का एग्जांपल लो. जब आप किसी को गुड्स सेल करते हैं तो दो एंटिटीज होती है, एक आप होते हैं, एक आपका कस्टमर होता है. प्लस व्हेन यू सेल गुड्स टू समबडी, यू कैन मेजर द थिंग्स इन मनी कि कितने रुपीस का सेल किया. दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट पॉइंट, वाउचर. Whenever any transaction occurs, you need to issue a written proof of that transaction. So written proof of the transaction is voucher. जब भी आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे, वाउचर के बेसिस पे करेंगे. अगर वाउचर है तभी किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना आएगा. एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको वाउचर के: कैश मेमो, इनवॉइस, डिपॉजिट स्लिप, चेक काउंटरफॉइल एक्सेट्रा. अगर आप किसी को क्रेडिट में गुड्स बेचते हैं, इनवॉइस देंगे. किसी से आप कैश में गुड्स परचेज करते हैं, आपको कैश मेमो मिलेगा. अगर आप किसी जगह कैश डिपॉजिट करते हैं तो सामने वाला पर्सन आपको रिसिप्ट देगा. तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, हर ट्रांजैक्शन का एक वाउचर जरूर होगा. और आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री वाउचर के बेसिस पे करोगे, मेमोरी के बेसिस पे नहीं करोगे. द नेक्स्ट पॉइंट इज एंट्री. सिंपली ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना एंट्री है. सेल हुआ, बुक में नोट किया, तो ये जो बुक में नोट किया दैट इज एंट्री. और जो हमने लास्ट पॉइंट में रीड किया था सेम, एंट्री मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी. एग्जाम्पल मैं दूं, अगर आपको सेल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो सेल बिल की हेल्प लेके रिकॉर्ड करो. आपको कैश डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट रिकॉर्ड करना है, इट शुड बी रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिट स्लिप. तो हर ट्रांजैक्शन वाउचर से रिकॉर्ड करना, मेमोरी के बेस पे रिकॉर्ड मत करना. नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, बुक्स ऑफ अकाउंट. ये वर्ड बार बार हमने यूज किया, बुक्स ऑफ अकाउंट. सो बुक्स ऑफ अकाउंट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ बुक्स इन विच वी रिकॉर्ड द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन. तो जब भी कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होता है, उसको आप जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को आप बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं. एग्जाम्पल दिया हुआ है, जर्नल रजिस्टर, कैश बुक, सेल रजिस्टर, परचेस रजिस्टर. दिस ऑल आर द बुक्स ऑफ अकाउंट. आप यहाँ अलग अलग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं. जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो लर्न करेंगे कैसे कौन सी बुक में कौन सा ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करना है. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डिस्काउंट. डिस्काउंट सिंपली कंसेशन. When a trader allow to its customer any kind of concession, that is known as discount. Now discount can be classified as trade discount and cash discount. दो होते हैं, trade and cash. Let's discuss about both of them.
ट्रेड डिस्काउंट, देखो सबसे पहले हम इन दोनों में डिस्कशन करते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट हम अलाउ कब करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट अलाउ होगा सेल के टाइम पे, कैश डिस्काउंट अलाउ होगा जब आपको किसी से पैसे मिल रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट आप क्यों अलाउ करते हैं? बिकॉज यू वांट टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। आप जब मार्केट में गए होंगे तो कई बार आपको दुकानों के आगे बोर्ड लगा मिलेगा, 10% डिस्काउंट ऑन परचेस ऑफ एनी मटेरियल, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। हम ट्रेड डिस्काउंट देते ही इस ऑब्जेक्टिव से कि हमको सेल बढ़ानी है। सिमिलरली कैश डिस्काउंट क्यों देते हो? अगर आपने किसी कस्टमर को क्रेडिट में गुड सेल किया और उस बंदे ने आपको पैसे टाइम लिमिट के अंदर लाके पेमेंट कर दिए, तो आप उसको कुछ एडिशनल डिस्काउंट देते हो, दैट एडिशनल डिस्काउंट इज कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट का सिंपल ऑब्जेक्टिव है अपने कस्टमर को एनकरेज करना ताकि वो प्रॉम्प्टली पेमेंट करते रहें। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन कैश ट्रांजेक्शन एज वेल एज क्रेडिट, बट कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली ऑन कैश ट्रांजेक्शन। और लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेड डिस्काउंट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, whereas कैश डिस्काउंट शुड बी रिकॉर्डेड। आप यही सारे पॉइंट इनकी डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं, आप इन दोनों के डिफरेंस में भी लिख सकते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव taught you this particular topic in this way. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब एक बिल्कुल अलग पॉइंट, एसेट्स। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं हम बात करते हैं एसेट्स की, हम बात करते हैं लायबिलिटी की। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, विच असिस्ट द बिजनेस टू रन स्मूथली। मतलब इकोनॉमिक रिसोर्स, आपको जो चीज चाहिए और जो आपके पास अवेलेबल है हम उसको इकोनॉमिक रिसोर्स बोलेंगे। लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, स्टॉक, ये सब इकोनॉमिक रिसोर्सेस है जिनकी हेल्प से आप बिजनेस चलाते हैं। नाउ वी हैव कैटेगराइज्ड एसेट इन टू कैटेगरी। नंबर वन, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स से मतलब होता है जो आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए है, मोर देन 1 ईयर, नॉन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स जो शॉर्ट टर्म के लिए है, जिनका नेचर ही है कि वो चेंज होते रहते हैं। लाइक कैश करेंट है, स्टॉक करेंट है, हर रोज इसकी वैल्यू चेंज होती है। नॉन करेंट एसेट का एग्जांपल हो सकता है बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर। करेंट एसेट्स एज आई टोल्ड यू शॉर्ट टर्म है, इसके एग्जांपल है कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक एक्सेट्रा। एसेट्स के अपोजिट अपना पॉइंट आता है लायबिलिटी। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं, लायबिलिटी, अगर बिजनेस को किसी भी पर्सन को किसी भी कारण से कोई अमाउंट देनी बाकी है, इट्स अ लायबिलिटी। सो इफ द बिजनेस हैज टू मेक पेमेंट टू एनीबडी ड्यू टू एनी रीजन, इट्स अ लायबिलिटी। अगेन लायबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, नॉन करेंट एंड करेंट। नॉन करेंट का मतलब हुआ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो आपको 1 ईयर के बाद पेमेंट करनी है। करेंट का मतलब हुआ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो विद इन 1 ईयर पेमेंट कर देनी है, लाइक क्रेडिटर। द नेक्स्ट वन इज रिवेन्यू। रिवेन्यू की डेफिनेशन ध्यान से रीड करता हूं एक बार मैं आपके लिए। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और एसेट इंक्रीज। पहले यहीं पे रुको, पहले अमाउंट रिसीव्ड और एसेट इंक्रीज का मतलब समझो। अमाउंट रिसीव्ड का मतलब होता है कैश ट्रांजेक्शन, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिसके कारण कैश आपको मिल रहा है। एसेट इंक्रीज का मतलब है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, आपकी एसेट इंक्रीज हो रही मतलब डेटर बढ़ रहे हैं, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा है। सो रेवेन्यू इज कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन जिससे या तो आपका कैश बढ़ेगा या डेटर बढ़ेंगे। और कैसा ट्रांजेक्शन है? ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस, दैट इज रेवेन्यू। सो अगर आपने किसी को सेल किया, चाहे वो कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, आपने सर्विस प्रोवाइड करी, वेदर इट इज कैश और क्रेडिट, या फिर आप रेंट रिसीव करते हैं, कमीशन रिसीव करते हैं, इन सब को हम रेवेन्यू की कैटेगरी में लेंगे। सो रेवेन्यू इंक्लूड सेल, सर्विस एंड अदर इनकम। ठीक है, प्लीज रिमेंबर रेवेन्यू इज नॉट प्रॉफिट, इट इज ओनली रिसिप्ट। Expenses are cost of revenue.
मैं पहले इसका सिंपल एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा, फिर आप डेफिनेशन रीड करते रहना। सपोज यू आर अ लॉयर, आपकी एक लॉ फर्म आपने सेटअप करी और आप एडवोकेट बनकर के लोगों के केस लड़ करके पैसे कमाना चाहते हैं। दैट विल बी योर रेवेन्यू। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा रूम रेंट पे लेना पड़ेगा, रेंट एक्सपेंस। अपने असिस्टेंट अपॉइंट करने पड़ेंगे, सैलरी एक्सपेंस। टेलीफोन और इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेना पड़ेगा, टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस। जो कस्टमर आपके पास आएंगे उनके चाय नाश्ते का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस। इतना सब करने के बाद, इसके अलावा भी एक दो पॉइंट और होंगे, उन सबको करने के बाद कहीं जाके आपका क्लाइंट आपको फीस देगा। सो अगर रेवेन्यू अर्न करना है, ये सारे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। इसीलिए देखिए फर्स्ट लाइन लिखिए, एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, एक्सपेंसेस की एक और खास बात होती है, एक्सपेंस करने से आपको कोई सर्विस मिलती है या कोई फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। लेकिन ये कोई भी टाइम, फैसिलिटी, आइटम, सर्विस, ये जो कुछ भी मिलता है, इसका बेनिफिट आपको 1 ईयर के अंदर खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल, सैलरी 1 महीने के लिए होती है, स्टेशनरी मैक्सिमम 1 ईयर, पब्लिसिटी मैक्सिमम 1 ईयर, कैरेज, कार्टेज, इलेक्ट्रिक बिल इमीडिएट देते हैं और इमीडिएट उनका इफेक्ट आ जाता है। इट्स लाइक दैट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज अ ब्रॉड डेफिनेशन इन कंपैरिजन टू एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड, जस्ट अपोजिट फ्रॉम रेवेन्यू। अमाउंट स्पेंट, कैश जा रहा है, लायबिलिटी इनकर्ड, क्रेडिट में ले रहे हैं, क्रेडिटर को पैसे बाद में देने पड़ेंगे। सो क्यों? फॉर गेटिंग एनी एसेट, बेनिफिट और सर्विस। तो एक्सपेंडिचर में आप या तो कैश पेमेंट करते हैं या क्रेडिट में लेते हैं, दोनों इंक्लूड करेंगे। और ये एक्सपेंडिचर करते हैं या तो किसी एसेट को लेने के लिए, या सर्विस के लिए, या बेनिफिट के लिए। ना इसको भी हमने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हेन यू परचेज बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर एक्सेट्रा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर इक्वल टू एक्सपेंसेस विच इंक्लूड सैलरी, स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंस एक्सेट्रा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर तक मिलता रहेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट विद इन 1 ईयर मिलके खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, प्रॉफिट और लॉस। सिंपल, लास्ट लाइन देखिए, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अगर रेवेन्यू ज्यादा है प्रॉफिट, एक्सपेंस ज्यादा है लॉस, नथिंग मोर देन दैट। बैड डेट, अगर आप अपने कस्टमर को जो आपने उधार दिया है रियलाइज नहीं कर पाते, कोई भी कारण, और वो पैसा इररिकवरेबल बन जाता है, आपका लॉस है। इस लॉस को बैड डेब्ट बोलते हैं। पैसा डूब गया, जो आपने उधार दिया था उधार डूब गया, बैड डेब्ट। डेफिनेटली इट्स अ बिजनेस लॉस, हमको अवॉइड करना चाहिए। नाउ द लास्ट डेफिनेशन फॉर टुडे, इंसॉल्वेंट। If a person is unable to redeem the loan taken, अगर कोई पर्सन अपने लोन की रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज द एसेट्स आर लेस देन द लायबिलिटी, सो दैट पर्सन विल बी टर्म्ड एज इंसॉल्वेंट। बट एक पॉइंट हमेशा याद रखिए, नो पर्सन कैन से दैट आई एम इंसॉल्वेंट, only the court can declare any person as insolvent। और अगर कोर्ट ने किसी को इंसॉल्वेंट बोल दिया तो कोर्ट उसकी सारी एसेट सीज कर देगा, एक रिसीवर अपॉइंट करेगा जो उसके एसेट सेल करे और क्रेडिटर का सेटलमेंट करे, दैट इज इंसॉल्वेंट। प्लीज रिमेंबर, एक इंसॉल्वेंट पर्सन कहीं कोई सिग्नेचर नहीं कर सकता। सो दैट्स अ वेरी बैड सिचुएशन, बहुत बुरी कंडीशन है। आई होप इंसॉल्वेंट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सॉल्वेंट इसका जस्ट अपोजिट होगा, ऐसा पर्सन जो अपने लोन की पेमेंट कर सकता है। ऐसा पर्सन जो लोन की पेमेंट नहीं कर सकता, इंसॉल्वेंट। ऐसा पर्सन जो लोन की पेमेंट कर सकता है, सॉल्वेंट। आई होप दैट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट। सो मैंने कोशिश की है आपके सारे टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट कर दूं। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड
The next topic will be Introduction to Accounting.